जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर कौन सा है हमारा? 116। अच्छा, मैंने आपको एक तो लास्ट क्लास में वो सवाल शुरू किया था हमने जिसमें पीवी निकाली थी, वो मैं आपको 5 से 7 मिनट में रिवाइज़ करवाता हूँ। दूसरा IFRS 15 खोलें आप लोग, आपको समझ आ गई है क्या हो रहा है। IFRS 15 खोलें, मैं आपको स्टैंडर्ड के पैरा स्टिक करवा दूँ। यार करना तो है ही ना, घर जाके करना है, अभी करना है। एक दफ़ा ज़रा नज़र मार लो साथ बैठ के किताब में से, ज़रा तसल्ली से हो जाएगा, मुझे भी मज़ा आ जाएगा। चीज़ में क्वालिटी होनी चाहिए। IFRS 15 ढूंढने यार किधर है? अब होन तो नहीं मिलना भाईजान, जो चीज़ घर जाके करनी है वो इधर ही कर लें। कुर्सी नीचे जाई जा रही है। और नहीं IFRS 015 ये स्टैंडर्ड लगता है जी, टिक करते जाएं, ऑब्वियसली कुछ बातें आएंगी। ये स्टैंडर्ड लगता है इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़, पहला पेज किताब का। थोड़ा सा इंटरेस्ट चाहिए इंशाल्लाह, इधर ही चीज़ें आपको बुक में से मैं चीज़ें टिक कराने लगा हूँ कौन सी रेलिवेंट है। इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एंटिटीज़ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़, ये रेवेन्यू है हमारा। कस्टमर कौन होता है? इट इज़ अ पार्टी जिसने कॉन्ट्रैक्ट की एंटिटी के साथ टू ऑब्टेन गुड्स और सर्विसेज। इंशाल्लाह स्टैंडर्ड के पैराज में आपको खुद बता दूंगा। अच्छा, इसको आप देख लीजिएगा, 5 स्टेप मॉडल है, ये तो हमें पता है। एग्जाम्पल करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये मैं आपको ना होमवर्क में दे रहा हूँ। हैंडसेट, एग्जाम्पल नंबर 2 हैंडसेट, ये ट्राई कीजिएगा। और अगर मुझे मौका मिला ना किसी दिन, मैं इसकी जर्नल एंट्रीज भी आपको बना के भेज दूंगा। अच्छा यार, ये व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ट्रैक्ट, याद है शुरू वाली क्लासें? व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ जी, ये सारी बात असल में वो सामने नजर आ जाएगी ना, बेहतर हो जाएगा और आप लोगों की एक रिवीजन हो जाएगी। इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मीट एनी क्राइटेरिया, याद आ रहा है? ठीक है यार, किसी के पास स्लाइड्स हैं तो मुझे दे दें, मैं साथ साथ स्लाइड और वो सारा लिखता रहूँ, आपके लिंक हो जाए। स्लाइड नंबर ये वाली ऊपर वाली कौन सी है? लिखा हुआ है लेफ्ट पे, स्लाइड 10। ठीक है, तो मुझे ज़रा हेल्प कराते हैं, चीज़ें लिंक आउट कर लें अपनी। आगे चलें, स्लाइड नंबर 11, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इसकी कोई हमारी स्लाइड नहीं है, इसमें 3 एग्जांपल्स खुद ही की थी। यार ये मैंने क्यों नहीं करवाया था? इसलिए कि अभी शुरू चल रहा था। सबसे पहला पेपर में सवाल आए, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हैं 5 चीजें। अगला सवाल आए पेपर में, अगर कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस मीट ना कर रहा हो तो कॉन्ट्रैक्ट को फिर भी सेल बुक कर सकते हैं। हाँ, पैरा 15 में 2 सिनेरियोज लिखे हुए हैं। अच्छा, अगला सवाल आए पेपर में, क्या अगर पार्टीज टर्मिनेट कर सकती हैं कॉन्ट्रैक्ट तो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है? जी हाँ बिल्कुल, तो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है अगर 2 शर्तें पूरी हो रही हैं। अच्छा, इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 2 या 2 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट को 3 सूरतों में इकट्ठा किया जा सकता है। जबानी याद कर लें, कोई एमसीक्यू आ जाए तो शायद स्टैंडर्ड का पैरा भी ना खोलना पड़े। पैरा 17, एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो, निगोशिएटेड पैकेज हो रहा हो, और तीसरी बात, एक कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस या प्राइस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड कर रही हो। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के लिए आप स्लाइड्स यूज कर लीजिएगा, यहां से आपको करने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के लिए 2 स्लाइड्स हैं हमारी। एक स्लाइड नंबर अगले नोट्स में जाके होगी। एक जी स्लाइड नंबर है 18 और दूसरी है 19। नहीं सही कह रहा है यार, तू 20 और यार और भी कोई हेल्प कर दे। एक स्लाइड नंबर 20 है ना यार, ऐसा ना कर, नहीं है, गलत बात कर रहे हो। 20 एंड 21 जी, 20 एंड 21, इसकी स्लाइड 20 और 21 करें जी, इसको मिटा दें। डन, चलें आगे। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, वो भाईजान इन्हों समझ लो, मैंने माना कि आप लोगों को पता है चीज़ें, इसको समझ लें। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की ना एक डेफिनेशन है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होती है? आप एक गुड देते हैं या एक सर्विस देते हैं, डेट इज डिस्टिंक्ट। लेकिन एक और चीज़ भी स्टैंडर्ड ने डिस्कस की है, वो कि हमारे लिए इतनी ज़रूरी नहीं। सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स की मिसाल लिख लें, मैगजीन्स। सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स, इसकी मिसाल लिख लें मैगजीन।
और सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी, पेरोल, ये सारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, वादे हैं। डन। अच्छा, ये किसकी डेफिनेशन होगी? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की। When the goods are considered as distinct, बिल्कुल इधर से फारिग करें, ये हमारी बनेगी स्लाइड नंबर 18, तो कंफर्म है 19 भी, ये यहां से फारिग कर दें और स्लाइड नंबर 18 और एक तो अपने अंदर डिस्टिंक्ट होनी चाहिए और विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। क्लियर? इससे हाँ काट दो, बिल्कुल काट दो, स्लाइड 18 19 में सब कवर हो रहा है। अच्छा जी, आगे चलें। ट्रांजैक्शन प्राइस, अपेंडिक्स ए में मैं इंशाल्लाह डेफिनेशन आपको वैसे ही बता दूंगा ट्रांजैक्शन प्राइस की। ट्रांजैक्शन प्राइस में बस ये हाईलाइट कर लें कि थर्ड पार्टीज के लिए कोई हम पैसे इकट्ठे करें तो वो ट्रांजैक्शन प्राइस नहीं है, जैसे कि सेल्स टैक्स थर्ड पार्टीज के लिए इकट्ठे करें वो नहीं है। ओके, आगे छोड़ें यार। हाँ यार, ट्रांजैक्शन प्राइस 5 चीज़ों की वजह से हिलती है, ये पांचों हम कर चुके हैं, 5 चीज़ों की वजह से हिलती है। नंबर 1 वेरिएबल कंसिडरेशन, डिस्काउंट्स, इंसेंटिव्स और पेनल्टीज हमने की थी। द कॉन्स्ट्रेंट ऑन, ये सर नहीं कराया आपने जी, मैंने बिल्कुल नहीं कराया क्योंकि हमारे सिलेबस में ये उस लेवल पे नहीं है, लेकिन ये 5 पॉइंट्स आपको ज़बानी भी याद होने चाहिए। क्या पॉइंट्स हैं? वेरिएबल कंसिडरेशन, रुकावटें वेरिएबल कंसिडरेशन में, वेरिएबल कंसिडरेशन में कई रुकावटें आ जाती हैं, सैलाब आ जाते हैं, वो आ जाते हैं, तो वेरिएबल कंसिडरेशन में रुकावटें आ जाती हैं, सही तरह मैयर नहीं कर पाते। इसकी अंग्रेजी नहीं पढ़नी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के आगे लिख लें सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग, वो जो हाथ बना हुआ था और लैपटॉप बना हुआ था, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। स्लाइड नंबर 17 भी है और स्लाइड नंबर 15 भी है और स्लाइड नंबर 16 भी है। 15 भी है ना? दूसरा सफा किधर गया? हाँ जी बिल्कुल भाई, सही कह रहे हैं आप, 15, 16 और 17। अच्छा आगे चलें जी। वेरिएबल कंसिडरेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई आपको, आगे चलें। ये तो आपको पता है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू और मोस्ट लाइकली। इसके बाद ये मैंने क्या ना पढ़ें, कॉन्स्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इसके सवाल एनफ है। अच्छा इसमें ये भी काट दें, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। अब सही जा रहे हैं ना। नॉन कैश कंसिडरेशन, इसका सवाल आप लोग मुझे को बता दें, नॉन कैश कंसिडरेशन क्वेश्चन नंबर, हमारे नोट्स में पता नहीं लेक्चर, किसी लेक्चर में ये क्वेश्चन कराया था, लेक्चर 110। अच्छा ये किसी को याद हो? कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर, शेल्फ्स लगवा दी थी हमने कि हमारी चीजें, क्वेश्चन नंबर 17 और 18। अब जिन, अच्छा कितने स्टेप हो गए हैं भाई? 3। पहला कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं? कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन और कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं बताएं? कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन और कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफिकेशन में 5 स्टेप्स जो शुरू वाली पहली क्लास में पढ़े थे। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, ये बिरयानी के डब्बे स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे जा रहे हैं या स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस से कम जा रहे हैं, वो जो वेटेड एवरेज टाइप कैलकुलेशन करते थे, ब्लेंडेड प्राइस का लफ्ज बोला था। और तीसरी बात हमने ये पिछली क्लास में पढ़ी थी, क्या? कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन डन हो गया। ये स्टेप 1 था कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। दूसरा कौन सा स्टेप था? जल्दी जल्दी जल्दी, पता चले क्लास के बाद बाहर निकल रहे हो, पूछे एवरेज 15 पढ़ के आए हो, 5 स्टेप्स बता दो। यार वो तो नहीं पता, वैसे मेरे से डिस्काउंट का सवाल करा ले। अच्छा दूसरा स्टेप कौन सा है? सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, वो 10 एग्जांपल्स की थी बाथरूमों वाली और पता नहीं क्या क्या। तीसरा स्टेप ट्रांजैक्शन प्राइस में 5 चीजें, एलोकेशन, और एलोकेशन कितों आ गई यार? ट्रांजैक्शन प्राइस,
5 चीजें हिट करती हैं, वेरिएबल कंसिडरेशन, कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, हाँ, कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, नॉन कैश कंसिडरेशन। अच्छा जी, स्टेप 4 एलोकेट ट्रांजैक्शन प्राइस। अच्छा, ये मैं आपको सवाल याद कराता हूं, इसका तो एक पूरा लेक्चर था, इसका एक पूरा लेक्चर था अगर किसी को याद हो, और 3 सवाल तो मैंने क्लास में बनाए थे, एक रेटिंग वाला और एक डिस्काउंट एलोकेट करने वाला। तो इट इज कॉल्ड एज एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। इसमें बस ये वाला छोड़ दें आप, बाकी ये पढ़ लीजिएगा, ये वाला ठीक है, ये बाकी काट दें। ये जी क्वेश्चन 2, 3, 4 अपनी तरफ से बनाया था क्लास में। जी हजरात, व्हेन एन एंटिटी शुड रिकॉर्ड रेवेन्यू, फारिग करें। नहीं, इसकी नहीं है, इसमें ना ये कंट्रोल वाली बात है। पॉइंट इन टाइम के इंडिकेटर्स हैं या पॉइंट इन टाइम पे रिकॉर्ड करनी है? पॉइंट इन टाइम के, अगर ये इंडिकेटर्स हो जाए तो लगता है कि चीज से बिक की गई है, अगर अगले ने कबूल ही कर लिया है तो बिक गई है, अगर हमने ट्रांसफर कर दी है फिजिकल पोजेशन तो बिक गई है, ये इंडिकेटर्स हैं। अच्छा, इसके बाद इसको छोड़ें, कंसाइनमेंट सेल, हाँ जी छोड़ें, आगे आए। हाँ, ये पीओ कभी कभी सेटिस्फाई होते हैं इन टाइम, ओवर टाइम। ओवर टाइम की 3 बातें थी, ये पैरा 35। अच्छा जी, ये हमारा 5वां और आखिरी स्टेप चल रहा है, ये पता है आपको, इनपुट मेथड, आउटपुट मेथड, परसेंटेज। अच्छा भाई, नहीं, प्रेजेंटेशन माय डियर, प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। यार कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट खत्म कहाँ? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉस्ट टू obtain a contract and cost to fulfill a contract. Okay, इसके बाद amortization। amortization में एक एग्जांपल कर ली थी, वो काफी थी, ये amortization। impairment, impairment किसकी करते हैं, लिख लें, कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस। डन जी। इसके बाद रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस छोड़ें। डेटर लिखें, अनकंडीशनल राइट, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, कंडीशनल राइट, और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी तो पैसे आ गए और वो डिलीवर नहीं। फिर ये कैंसिलेबल और नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट थे, खत्म होगी जी। डिस्काउंट्स हो गए, बायर के भी डिस्काउंट हो गए, सेलर के भी। सेल एंड रीपरचेज काट दें, ये भी सिलेबस में नहीं है, सेल एंड रीपरचेज ये भी काट दें, एग्जांपल 2 भी काट दें, पेज 125 पे। ले अवे सेल्स, ये मैं इंशाल्लाह भी बताता हूँ। यार मैं वो ख़त्म करवा रहा हूँ ना, मैं अभी बताता हूँ, आप लोग चले जाइएगा, रिलैक्स करें, कोई मसला नहीं। एजेंसी, इसके बाद सेल विद राइट ऑफ रिटर्न। सेल विद राइट ऑफ रिटर्न वो जो 6 डब्बे हमने बनाए थे, ये सवाल आप देखेंगे तो याद आ जाएगा। चलें जी आगे, तो कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम है और वो है। बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट हमने कर लिया है। डिस्काउंट वोचर्स, यार ये इसका ना सोल्यूशन गलत है, तो डिस्काउंट वोचर का सवाल मैंने क्लास में करवा दिया हुआ है आपको। डिस्काउंट वोचर्स, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम मैंने कहा था ये सवाल आप कर लीजिएगा होमवर्क के अंदर। भाई पॉज करना, पॉज। अच्छा भाई, लेक्चर 116 में नहीं, वो 114 के नोट्स चूज कर रहे थे ना। लेक्चर 114 में एक सवाल रह गया था, इस सवाल को ज़रा समझ लें तसल्ली से, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं, इस सवाल को तसल्ली से समझ लें। और ये भी रिवाइज हम कर लेते हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम में क्या फ़र्क है। अच्छा, ये लेक्चर 114 के नोट्स हैं। कभी भी ज़िंदगी में भूल जाएं आप कि इंटरेस्ट इनकम वाला सवाल है या इंटरेस्ट एक्सपेंस वाला सवाल। तो अगर कैश पहले आ रहा है तो इसको आपने बैंक लोन टाइप चीज़ समझनी है जिस पे इंटरेस्ट बनेगा।
इस पे इंटरेस्ट बनने की लॉजिक सुन लें। अगर मैं कोई एक दुकानदार 100 रुपये कस्टमर से लेता है तो कस्टमर कहेगा चाचू तूने मुझे 110 तक का लैपटॉप बेचना है, महंगा मुझे लैपटॉप बेची, मेरा 100 रुपया तू 2 साल अपने पास रखा हुआ है तूने। आप बता दें दुकानदार ये जो एक्स्ट्रा 10 देने पड़ रहे हैं ये तो इसका खर्चा है, इनकम तो नहीं है, ये इसका क्या है, खर्चा है। तो इसको हमने क्या नाम दिया था, बोले खर्चे का नाम दिया था। क्या नाम दिया था, इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो जब भी कैश पहले आ जाए सेल बाद में हो, डेट इज कॉल्ड एज बोले इंटरेस्ट एक्सपेंस। जी ऊपर देखें यार, इस सवाल में ये था कि क्यूएल ने कितने पैसे रिसीव करने थे भाईजान, 5 लाख ऑन यकम जनवरी 2017, और सर्विस कितने साल देनी थी, 2 साल। तो 500 रुपये इधर मुझे मिलने थे, इधर लिखे मैंने सर्विस देनी थी और इधर मैंने सर्विस देनी थी। डन, इन दोनों जगह मैंने सर्विस देनी थी। आप मुझे बता दें मैंने कैश की एंट्री कब करनी है और रेवेन्यू की एंट्री एक ही दफा करनी है या 2 दफा करनी है, 2 दफा करनी है। अब मुझे कोई ऐसा टॉपिक बता दें जिसमें हम इधर फिगर्स को, हर साल वाली फिगर्स को खींच खींच के लाते थे, कोई टॉपिक ऐसा बता दें। लीज, लीज में हम क्या करते थे, डिफरेंट फिगर्स को सेम अमाउंट वाली डिफरेंट फिगर्स को इधर खींच खींच के लाते थे। अब मोहतरम इधर लिखें मिसिंग, ये रेवेन्यू क्या है, मिसिंग है, ये रेवेन्यू भी क्या है, मिसिंग है। अब मैंने एक हिंट दिया था आपको, मैंने कहा था आप ऐसे कर लीजिएगा कि आप जो है वो 500 को समझिएगा, लीज में पीवी टाइप होती थी ना चीज, आप 500 को समझिएगा पीवी टाइप चीज, 500 को इधर लिख लीजिएगा, रेंटल की जगह इधर आर लिख लीजिएगा, रेंटल सोचिएगा रेवेन्यू टाइप को चीज समझ लीजिएगा या रेंटल टाइप की चीज समझ लीजिएगा। रेंटल इंटू 1 माइनस 1 प्लस या 1 माइनस 1 पॉइंट रेज टू पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0.12 डिवाइडेड बाय 0.12। अब मेरा आर बैलेंसिंग आ जाएगा, आर क्या आ रहा है जी, 296। इसको अगर मेरे पास पेपर में खुदा ना खास्ता टाइम बचता है, बचना नहीं चाहिए, कोई नहीं, पेपर इंशाल्लाह पूरा टाइम पे हो जाए, बड़ी बात है। अगर टाइम बचता है तो मैं 296 को ये रेज टू पावर -2 की है, इसलिए रेंटल 1 आता है, आपको पता है रेंटल 1 आता है, तो दोनों रेंटल्स में लिखूंगा। इधर जो आर होता था मुझे अच्छी तरह याद है, 296 अगर किराया होता था तो इन दोनों को डिस्काउंट करके हम 500 ला सकते थे। अगर पेपर में टाइम बचे तो 296 और 296 पे एनओटी लगा के चेक कर लेंगे, हमारा जवाब वही आ रहा होगा 500। तो पीवी निकाल रहे हैं या पीवी से रेंटल निकाल रहे हैं। अब एक बात लिखें, इस सवाल में पीवी से रेंटल स्लैश रेंटल काट के, पीवी से रेंटल, रेंटल काट के रेवेन्यू निकाल रहे हैं। पीवी से रेंटल, रेंटल लफ्ज काटें, पीवी से रेवेन्यू पर ईयर निकाल रहे हैं। उधर रेंटल पर ईयर आते थे, इधर क्या आ जाएगा, रेवेन्यू पर ईयर। ये आंसर नंबर 30 मेरे भाई। ओके, अब भाई ये सॉल्व कैसे होगा, यकम जनवरी 2017 कैश पहले आया, कितना आ गया, ये पीवी टाइप चीज है कोई। इसके बाद 31/12/17 इंटरेस्ट एक्सपेंस वाला सिनेरियो है क्योंकि कैश पहले आ रहा है जी। 500 पे लगाएं इंटरेस्ट, 12%, कितना 60। लेकिन साथ साथ लीज में किस्तें पे होती थी, इधर साथ साथ रेवेन्यू बुक होगा। 31/12/17
रेवेन्यू 296, समझने के लिए स्लैश रेंटल लिख लिया मैंने, लेकिन ये रेवेन्यू है जी। क्लोजिंग बैलेंस 264, 264 का 12% 30। एक दो सवाल ना डेटर के भी ऐसे किए थे, वो साथ साथ कैश दे रहा होता था। 26, अच्छा जी। अब बोलें जी 31, 12, 18 का ये क्या बन गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस, और ये 31, 12, 18 का रेवेन्यू बन गया 296। और शुक्र है हमने डिस्काउंटिंग फिर सही की थी। अच्छा, एंट्रीज अब आपने बतानी है। कैश डेबिट लाइबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विस फॉर 2 years क्रेडिट, इधर देख लो, कैश डेबिट लाइबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विस फॉर 2 years क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट, इसके ऊपर लाइबिलिटी लिख लें, ये लाइबिलिटी का टी काउंट है स्टेटमेंट फॉर्म में, ये लाइबिलिटी, उधर हम डेटर लिखते थे, इधर लाइबिलिटी लिख लें, ये लाइबिलिटी का टी काउंट है स्टेटमेंट फॉर्म में। कैश डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट, और कैश डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट नहीं करनी मेरे जिगर, रेवेन्यू बुक करना है। लाइबिलिटी डेबिट, ऊपर लाइबिलिटी लिखना, लाइबिलिटी डेबिट, जमादार ने सर्विस दे दी, इनकम बुक कर ली। इंटरेस्ट डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट, लाइबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट, ठीक है जी। अब लिख लें ये कब किया करेंगे, ये कब किया करेंगे, लिखें जब सर्विस इनकम का रेवेन्यू पर ईयर मिसिंग हो, जब सर्विस इनकम का रेवेन्यू पर ईयर मिसिंग हो, निकालना पड़े ना हमें, सर्विस इनकम का रेवेन्यू पर ईयर मिसिंग हो। अच्छा जी, अच्छा भाई आप जो है ना, अब तरीका ये होगा आपकी तैयारी का कि आप हजरात जो है वो शुरू कर दें शुरू वाले टॉपिक से, IAS 38, उसके बाद लीज। लेकिन उससे पहले ना ये छोटे छोटे टॉपिक अगर आप पहले कर लेना, आपको पिछले टॉपिक पता नहीं क्यों चढ़े होते हैं, वो आपको पहले रिवाइज किए हैं आप लोगों ने। IAS 38 IFRS 16 बीच बीच में भी आपने, मुझे तो लगता है कई दफ़ा रिवाइज किया होगा। तो अभी अगर आप छोटे छोटे टॉपिक कर लेना, IFRS 8 कर लें, IFRS 9 कर लें, IAS 1036, कंसोलिडेशन की भी इतनी टेंशन ना लें, कंसोलिडेशन में 60-70% एडजस्टमेंट टैकल हो ही जानी है। पहले आप उन छोटे छोटे टॉपिक्स की टेंशन लें, IFRS 8 की, IFRS 9 की, ऑपरेटिंग सेगमेंट हो गया, IAS 41 की, जो छोटे छोटे टॉपिक ताज़ा ताज़ा किए हुए हैं उनको आप पहले, एथिक्स की तो अच्छा चल छोड़, अच्छा इनको पहले कर लें। इनमें आप ऐसा करें कि इनके पास पेपर जो है ना, अच्छा अब लेक्चर 1 से मिसाल के तौर पे आप चलते हैं, रिवीजन प्लान तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरा मशवरा होता है लेक्चर प्लान से आप चलें। लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 9, 10 आपके सामने आ गए IAS 38 के। जब वो आपके सामने आ गए सारे के सारे, तो उन लेक्चर्स में से आप देखें, लेक्चर 1 में ये हुआ था, लेक्चर 2 में, अपना रजिस्टर सामने रख के एक एक सफ़ा पलटें, लेक्चर 1 में ये हुआ, लेक्चर 2 में ये हुआ, लेक्चर 3 में ये हुआ, चलते 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 आपको लगे यार ये वाला सवाल मुझे करना पड़ेगा, या ये पास पेपर का सवाल है, उसको कर लें। फिर क्लास वर्क का वो सवाल भी कर लें जिस सवाल में आपको फील हो कि ये मुझे देख के समझ नहीं आ रहा और मुझे ये करना पड़ेगा, तो क्लास वर्क का वो वाला सवाल भी कर लें। इसी तरह एक पूरा टॉपिक कर लें, लेकिन पूरे टॉपिक के बाद जो चीज़ें आपको पता चली वो एक सफ़े पे लिख लें। जो चीज़ें आपको पता चली कि यार ये चीज़ें मुझे भूली हुई थी, वो साथ साथ एक सफ़े पे लिखते जाएं। इससे हर अगली तैयारी में पिछली का आपका टाइम कम हो रहा होगा। और पेपर में यार याद रखिएगा, पेपर के अंदर जो है वो आपने सवाल की जान नहीं छोड़नी होती, बस सवाल पे जान मारनी होती है। जो एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रही उसको स्विच करके आगे चले जाना होता है। पेपर के ऊपर टिप्स जो है वो मैं बाद में दूंगा। अब आप लोग 2-3 बैठे रहे, ऐसी डिस्टर्बेंस होगी। भाईजान एक सेल होती है ले अवे सेल, ले अवे सेल। गरीब कस्टमर आता है दुकानदार के पास और गरीब कस्टमर आके कहता है दुकानदार को, भाईजान ये पकड़ें पैसे, मेरे लिए फलां ओवन साइड पे रख दें। लेकिन दुकानदार सेल नहीं बुक कर सकता क्योंकि पैसे पूरे नहीं आए होते। चुप यार, अब करने दो ना। फिर वो गरीब बंदा कहता है अगले महीने सर जी मेरी तनख्वाह आ गई है और कैश पकड़ें, दुकानदार के पास और पैसे आ जाते हैं। फिर वो गरीब बंदा कहता है भाईजान मेरे पास जो है वो और पैसे आ गए हैं। चौथे महीने के एंड पे कहता है भाईजान मैंने तो है
4 महीने हो गए अपने घर में स्वीडिश नहीं पकाई, और 4 महीने के आपको पैसे जोड़ के मैं आके ये जमा करा रहा हूं। अब 4 महीने तक दुकानदार ने किस्तें बना दी हैं, लेकिन ये किस्तें वो नहीं है जो आप मार्केट में सुनते हैं, उनमें चीजें डिलीवर यहां होती हैं। ले अवे सेल कुछ हो रहा है, ले अवे सेल में बस डिलीवरी को इधर धकेल दें। ये एक तरह की ना आप समझ लें एडवांस पेमेंट का नाम इन्होंने कौन सी सेल रखा हुआ है, ले अवे सेल। पता नहीं कोई लफ्ज से अगर आपको बेहतर समझ आ रहा हो तो मुझे समझा दें, लफ्ज क्यों इन्होंने ले अवे सेल चूज किया है। ले अवे लेट जाओ, पता नहीं क्या किसी वजह से चूज किया होगा, ले अवे सेल लेट जाओ। अच्छा, तो इसमें आप 2 बातें सुने। ले अवे सेल में कस्टमर 10 हज़ार करके दे जाता है, दुकानदार के पास जब 40,000 आते हैं दुकानदार कहते हैं भाई ये आपका ओवन। ले अवे सेल में सेल बुक होनी है जब ओवन डिलीवर हो, जब ओवन डिलीवर हो। ले अवे सेल में सेल तब बुक होनी है जब ओवन डिलीवर हो। ये मेरी पहली बात होगी। दूसरी और आखिरी बात, एक थोड़ी सी गुंजाइश स्टैंडर्ड ने दी है कि जब 80-90% पैसा आ जाए और दुकानदार के हाथ में पड़ी हो चीजें उसको बेचने वाली, यानी इधर उधर से मंगवानी ना हो, अगर ये 2 शर्तें पूरी हो जाएं तो ले अवे सेल में अगर 80-90% पैसा भी आ जाता है तो आप सेल बुक कर सकते हैं। पेज कौन सा है इसका, पेज कौन से IFRS 015 किधर है, 126। अच्छा मुझे ये बताएं यार, अगर जिंदगी में कभी कोई चीज 2 दफा हो तो आप बोर हो जाएं, तो जो टीचर एक एक क्लास जो 2-2 3-3, वैसे तो ये ले अवे 2 दफा नहीं हो रही, ये पहली दफा हो रही है। अच्छा, ले अवे सेल, रिटेलर्स routinely ऑफर ले अवे सेल्स एग्रीमेंट्स टू देयर लो इनकम ग्रुप कस्टमर्स, वेयर कस्टमर, ये किताब में है, वेयर कस्टमर्स आर अलाउड टू सेट असाइड, कस्टमर्स आर अलाउड टू सेट असाइड, ओवन पर रख दो मेरे लिए, 4 महीने बाद इंशाल्लाह मैं लेके जाऊंगा, स्पेसिफिक आइटम शॉप पे अलग करके रख देते हैं, एंड मेक पेमेंट इन किस्तें। द रिटेलर रिटेन्स कस्टडी ऑफ ओवन, 4 महीने तक डिलीवरी नहीं होनी, until the customer pays the full amount. Revenue from layaway sales is recorded when the goods are, revenue कब रिकॉर्ड होगा, जब चौथे महीने के एंड पे चीजें अगेंस्ट फुल पेमेंट, चौथे महीने के एंड पे। एक गुंजाइश है, if the seller historical experience shows that most layaway transactions are converted into, महल्ले वालों को आदत पड़ डाल दी है मैंने layaway सेल की और सारी सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसको पता चल चुका है। नंबर 1 शर्त, then it can record a revenue when it receives a 80-90% पैसा आपके पास आ जाए और चीजें आपके हाथ में हों, चीजें आपके हाथ में हों, एंड गुड्स आर ऑन हैंड, चीजें आपके हाथ में हों एंड रेडी फॉर डिलीवरी। ठीक है जी, इंशाल्लाह बाकी वो बात होगी थी मेरे ख्याल से भी लेक्चर्स वाली। तो अब हम शुरू करते हैं IS 8 का एक सवाल वंडर लिमिटेड वाला, फिर इंशाल्लाह हम लेक्चर क्लोज कर देंगे, बंद कर दें जी। क्वेश्चन है भाईजान IS 8 का, जिन ऑनलाइन वालों को इशू आ रहा है देखने का वो ऐसा करें कि साथ जो है वो PDF फाइल खोल लें। वंडर लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ टेक्सटाइल मशीनरी, बिल्कुल आसान सी एडजस्टमेंट से आपने फोकस करना है। फॉलोइंग आर द ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर ईयर एंडेड 30/2015। नोट्स आपके पास हैं। अच्छा जी, PPE आ रहा है, रिटेन्ड अर्निंग आ रही हैं और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ रही है। बन चुकी है बैलेंस शीट या हमने बनानी है? बन चुकी है। नोट्स और पढ़े में कोई कॉपीज ले आओ। अच्छा, अगली बात, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है बोलें? PB और उसके बाद टैक्स और आगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या यहां सारे देख सकते हैं कि PBT में से टैक्स माइनस करूं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये काला है क्योंकि OCI नहीं है। PBT में से टैक्स माइनस करूं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डन हो गया जी। बस मेरे ख्याल से ये हमारी आखिरी क्लास होगी IS 8 की, इसके बाद और IS 8 की डिस्कशन की जरूरत नहीं है, तो इसलिए ज़रा आप अटेंटिवली आप थोड़ा टाइम दे दें। चलो भाई, एडजस्टमेंट एक ही है सवाल में जो इंट्रो की क्लास में टीचर आपको पढ़ाते थे। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट इन द प्रिपरेशन ऑफ अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन सी इंफॉर्मेशन टेक इनटू अकाउंट नहीं हुई?
कॉस्ट ऑफ रिपेयर ऑफ 20 मिलियन वॉज गलती से डेबिटेड टू, लेकिन भाईजान यकम अक्टूबर 12 में, और हम कहां खड़े हैं 30 जून 15 में। द एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 years। बस ये छोटी सी गलती है, इसको हमने सही करना है। किधर है डस्टर? जी मैं नोट्स मंगवा रहा हूं, है नोट्स? चलें जी, गलती बता दें छोटी सी क्या है। रिपेयर ऑफ 20 वर डेबिटेड टू मशीन, किस साल? यकम अक्टूबर 2012। चलें जी, यकम अक्टूबर 12। कॉस्ट बोलें, कॉस्ट 20। 30 जून, हिम्मत करेंगे कैलकुलेशन खुद ही करवाएं, कुछ भी नहीं है। अगर मशीन में चली गई तो मशीन में जाने की वजह से फिर वो डेप्रिशिएट भी हो रही है। 30 जून 13, हर साल के अलग-अलग निकालें डेप्रिसिएशन। जी बोलें। 20 लाइफ 10 years जी, डिवाइड बाय 10 इनटू अक्टूबर नवंबर। इसका सोल्यूशन नहीं है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून इनटू 9/12 1.5 जी। 30 जून 13, बीवी 18.5। 30 जून 14, डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड या WDV? स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कॉस्ट पकड़ें डिवाइडेड बाय दैट इज 2 16.5। 30 जून 14 भी WDV ये BV। और इसके बाद 30 जून 15 बोलें जी। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन है यार, 2 14.5। रुक जाएं और मुझे इधर से ही रेक्टिफाइंग एंट्री करवाएं। रुक जाएं और मुझे इधर से ही रेक्टिफाइंग एंट्री करवाएं। सबर सबर सबर। रिपेयर आर डेबिटेड टू मशीन। रिपेयर मशीन में चली गई, रिपेयर मशीन में चली गई तो मशीन डेबिट हो गई है, मशीन को क्रेडिट करना है। तो अब पहले 20 रुपए की जो गलती हुई है उसकी एंट्री बताएं। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, मशीन क्रेडिट, डन। मशीन रेक्टिफाइंग एंट्री में कम हो रही है या बढ़ रही है? मैं सारा भी नोट करता हूं, कम हो रही है या बढ़ रही है? मशीन कम होने से डेप्रीसिएशन, याद रखिएगा जब भी एसेट्स कम होते हैं डेप्रिसिएशन कम होती है। मशीन कम होने से डेप्रीसिएशन, लॉजिकली भी सोचवा देता हूं, पहले जरा रट्टा लगवा रहा हूं। मशीन कम होने से डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री, accumulation डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट, accumulation डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट, accumulation डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अल्लाह का शुक्र है 5-7 मिनट में हमने रेक्टिफाइंग एंट्रीज कर ली हैं। अब बस अब अगले टाइम में ना इनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पोस्ट करना है। चलें जी दोबारा पढ़ लें। रिपेयर वर डेबिटेड टू, याद है पिछली क्लास में क्या हुआ था? कॉस्ट और फेयर वैल्यू मॉडल की डिस्कशन हुई थी और लीज की जनरल एंट्री गलत हो गई हुई थी। तो इधर क्या हो रहा है? रिपेयर मशीन में चली गई, हिम्मत करें एंट्री वाले, मशीन रिपेयर मशीन में चली गई, मशीन क्रेडिट, रेक्टिफाइंग एंट्री, रिपेयर डेबिट। मशीन कम हो रही है तो डेप्रिसिएशन कम, डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री, accumulation डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। और लॉजिकली सोच लें कि डेप्रिसिएशन हमने उल्टानी है। वजह पता है क्या? नहीं 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 नहीं, वजह पता है कि डेप्रिसिएशन की, देखो ना रिपेयर मशीन में चली गई है,
तो रिपेयर मशीन में जाने की वजह से मशीन डेप्रिशिएट हो रही है ना, हालांकि डेप्रिसिएशन का तस्वुर ही नहीं होना चाहिए हमारी किताबों में, तो इस वजह से डेप्रिसिएशन उल्टा रहे हैं। लेकिन मैंने जो सादा रूल बताया वो बता दें क्या है, मशीन उलट रही है तो डेप्रिसिएशन भी उलट रही है। अब इन एंट्रीज को हमने पोस्ट करना है, लेकिन जरा फॉर्मेट देखिएगा मैं किस फॉर्मेट पे पोस्ट करने लगा हूं। 2000 पहला कौन सा साल है मेरा, ठीक है सही है, थोड़ा सा आहिस्ता बोले बस। 30/13 पहला साल है हमारा, 30/13। हिम्मत प्लीज 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 यार, इधर हिम्मत करके एंट्रीज करवानी है। 1 जुलाई 12 और 30 जून 13। इधर देखते रहना आपने, उधर मैं इंशाल्लाह नोट करने का टाइम दूंगा, इधर देखते रहना। एंट्री करवाएं। मशीन नहीं थी, क्या थी, क्या बन गई, मशीन। रेक्टिफाइंग एंट्री बताएं। रिपेयर एक्सपेंस और मशीन। जिन ऑनलाइन वालों को मसला है बेशक 5 मिनट लगा के सवाल पूरा नोट कर लें। ये 5 मिनट लगेंगे, 6 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उनको सवाल नोट करने पे, और फ्रेश सही तरीके से क्लास लें। मैं पूरा व्हाइट बोर्ड पे पूरा सवाल सॉल्व करूंगा जी। रिपेयर बोलें जी, 20 रुपए की। चलें जी आगे चलें। डेप्रिसिएशन भाईजान पूरे साल की नहीं उल्टा देनी, वो देखना है जितने साल की डली है उतने की उल्टानी है। तो डेप्रिसिएशन डली कितनी है, डेप्रिसिएशन उल्टाने की एंट्री यार अभी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन रहने दें, क्योंकि पोस्टिंग बैलेंस शीट में मुश्किल हो जानी है हमारे लिए, तो अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का लॉस रहने दें। 1.5 डन जी। ये पहले साल की एंट्री हो गई। अगले साल मेरे भाई गलती नहीं होती दोबारा, अगले साल डेप्रिसिएशन गलत होती है, अगले साल ये वाली गलती नहीं दोबारा हो जाती, अगले साल सिर्फ डेप्रिसिएशन सही होगी। बताएं जी। मशीन डेबिट, अच्छा इसकी वजह सुन लें हमेशा, जब भी मशीन कम होगी डेप्रिसिएशन, जब भी मशीन कम होगी डेप्रिसिएशन कम होने की कोई एंट्री बता दे। मशीन डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और इस गलती ने हमारे साल को भी इफेक्ट किया है, हमेशा आपने ये अज्यूम करना है, इस गलती ने हमारे साल को भी इफेक्ट किया है। 8 नंबर का सवाल आ सकता है ISAT में स्टिल से, 8 नंबर ही है ना, तो थोड़ा सा ज़रा फोकस कर ले। बस ये एक ही सवाल और आपको करा रहा हूँ, इस पे ज़रा अटेंशन दे दें। अच्छा जी बोले भाई। मशीन डेबिट कितने से, 2 से। डन हो गया जी भाई। वो मुझे पता है कि पिछले साल की एंट्री काट के रिटेन अर्निंग में करनी होती है, वो मुझे पता है पिछले साल की एंट्री काट के रिटेन अर्निंग में करनी होती है, क्योंकि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में। लेकिन फ़िलहाल मैं उस तरफ नहीं जा रहा कि इसकी एंट्री क्या बनती है। मैंने एंट्री इसलिए कर दी है ताकि मैं पहले ज़रा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही कर लूँ, फिर जो एंट्री प्रॉपर बनती है वो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में करा दूंगा। फिलहाल मैंने हर साल खोल के इस एंट्री को सही कर लिया। मुझे बता दें क्या ये एंट्री टैक्स पे इफेक्ट डालेगी, नहीं डालेगी। अब ये बहस मैं नहीं कर रहा कि करंट पे डालेगी या डेफर्ड पे, जिस मर्जी पे डाल दीजिएगा। आपको कह रहा हूँ कोई आधा 1 नंबर कट जाएगा। ये सेट में ये आधा घंटा लगता है समझाने में कि ये एंट्री करंट टैक्स में जानी है या डेफर्ड में जानी है, इसके ऊपर पूरी बहस होती है। फिलहाल आप डेफर्ड में डाल दीजिएगा, क्योंकि 90% एडजस्टमेंट्स डेफर्ड को हिट करती हैं। बड़ी लॉजिक होती है इसके पीछे, जो ये सेट में आराम से 3-4 दिनों में समझाई जाती है। अच्छा अब आप सादा सी मुझे बात बताएं, खर्चों का प्रॉफिट पर इंपैक्ट, ये जरा बता दें। खर्चों का, ये रूल आपको पता है इंट्रो की क्लास का। और खर्चे कम होने से प्रॉफिट। लास्ट क्लास में मैंने टैक्स रेट नहीं डाला था, इस क्लास में टैक्स रेट भी डाल दिया है, ठीक है जी। खर्चे क्या हो रहे हैं, खर्चे बढ़ने से प्रॉफिट। मैं ये वाला लिख रहा हूं इधर, अभी डबल एंट्री नहीं कर रहा, वर्किंग से कर रहा हूं। खर्चे नहीं डेबिट तो नहीं हो रहे, कम हो रहे हैं, कम ज्यादा बोलें। खर्चे कम होने से प्रॉफिट कितने से,
ओवरऑल एक्सेलेंट, प्रॉफिट कम होगा, कितने से कम होगा? 18 पॉइंट। इस पे टैक्स रेट लगा के एंट्री करूं या ऐसे ही एंट्री कर दूं दोबारा 18.5 की? टैक्स रेट आपको पता है करंट टैक्स की वर्किंग या डेफर्ड टैक्स की वर्किंग होती थी तो एंड पे तो टैक्स रेट लगना ही होता था ना। एक चीज बता दें, बच्चों वाली, प्रॉफिट बढ़ने से टैक्स बढ़ता है, रिकॉर्ड होता है डीटी डेबिट, डीटीएल क्रेडिट, और प्रॉफिट जिंदगी में कभी कम हो जाए तो टैक्स, प्रॉफिट कम होने से टैक्स, टैक्स उल्टाने की एंट्री बता दें, डीटीएल डेबिट, डीटीई क्रेडिट। इन एंट्रीज की वजह से मेरे खर्चे 20 से बढ़ने से प्रॉफिट और खर्चे कम होने से प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट, प्रॉफिट कम होने से टैक्स, टैक्स कम होने की एंट्री बताएं। डीटीएल डेबिट, डीटीई क्रेडिट, इस पे रेट लगाएं। साढ़े, ये तो रफ वर्किंग है नीचे ना, रफ वर्किंग है, 18.5 का 30%, 5.5, 55, ठीक है। अब माशाल्लाह FR2 में शुरू में बच्चों को ये टॉपिक कराया जाता था, फिर मसला होता था आप इस लेवल पे हैं कि आप अब ये अगली दोनों एंट्रीज खुद ही कर लेंगे, तो अगली दोनों एंट्रीज टैक्स की कर लें, अगली दोनों एंट्रीज टैक्स की कर लें। यार इधर रखना है, यहाँ से ना यहाँ तक कवर रखो। सोच लिया? अब मैं ऐसा करता हूं, इधर देखें, ये जो वर्किंग है ना, ये तो रफ वर्किंग सी है ना, ये तो समझने के कैलकुलेटर पे भी हो सकती है, ये मैं ब्लू मार्कर से कर देता हूं क्योंकि ये मेन हिस्सा नहीं है, इसको तो मैंने मिटा देना है। खर्चे कम हो रहे हैं तो प्रॉफिट बढ़ेगा, बस, और है ही नहीं कोई एंट्री। प्रॉफिट बढ़ने से टैक्स बढ़ेगा, टैक्स बढ़ने की एंट्री बताएं, लेकिन रेट लगा के, रेट लगाए बगैर, डीटी डेबिट 0.6 रेट लगा के। और यार अगला तो वही है, करनी है तो। प्रॉफिट क्या हो रहा है यार, दरवाजा बंद कर दो। प्रॉफिट बढ़ने से टैक्स बढ़ेगा, डीटीई डेबिट, डीटीएल क्रेडिट। ये रफ वर्किंग नीचे नोट कर लें क्योंकि ये मैं मिटाने लगा हूं, फिर मैंने मेन सवाल की तरफ आना है। ठीक है भाई, अब नमाज के बाद आ जाएं तो 30-35 मिनट में ख़त्म कर देते हैं फिर, ठीक है। नमाज के बाद आ जाएं, 30-35-40 मिनट में ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। पॉज कर दो। शुरू है? अच्छा, ये सवाल हमने थोड़ी सी रूम चेंज किया है, तो अब सवाल प्रॉपर तरीके से ज़रा पढ़ लेते हैं। Ponder Limited is engaged in the manufacturing and sale of textile machinery. Following other draft extracts from the statement of financial position and statement of comprehensive income for the year ended 30 जून 2015.
पीपी, रिटेन्ड अर्निंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दी हुई है, और गलती ये बताई है उसने कि आपने फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन को लेके चलना है जो कि इन अकाउंट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं हुई। उसमें कॉस्ट ऑफ रिपेयर है 20 मिलियन की, जो गलती से हमने कहाँ डेबिट कर दी है, मशीन के अंदर। द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज़ 10 ईयर्स। ये रिक्वायरमेंट्स मैंने IAS 8 से उठाई हुई हैं पुराने FAR 2 में, तो अभी हम ये सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं करेंगे, हम सिर्फ अभी कल जैसी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फ़िलहाल बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा मुझे बताएं यार, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अगर मैं बनाना चाहूँ तो क्या मुझे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने के लिए सारा डाटा अवेलेबल है या सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम अवेलेबल है? रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम अवेलेबल है। अच्छा, अगर मुझे ज़रूरत किसी दिन महसूस हुई तो हो सकता है मैं आपको इसी सवाल की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस भी बनवा दूं, लेकिन मेरे ख्याल से ज़रूरत आपकी अटैम्प्ट के लिए नहीं पड़ेगी। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जिस तरह लास्ट क्लास में हमने बनाई है उसी तरह बनाते हैं। अच्छा, मुझे ये बता सकते हैं आप कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अगर मैं बनाना चाहूँ तो कल मैंने आपको क्या बताया था? अच्छा, ये मैंने वहाँ वाला सारा कॉपी पेस्ट कर लिया हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अगर मैं बनाना चाहूँ तो मुझे बताएं, मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वंडर लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर ईयर एंडेड 30 जून 15 की बनाना चाहूँ तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में बाय डिफॉल्ट 2 साल की बनानी होती है अगर डाटा अवेलेबल है। अगर डाटा नहीं अवेलेबल तो फिर 1 साल की बनानी होती है। 2 साल पुरानी मैंने शुरू करनी है। अच्छा, 2 साल इस तरह का मैंने एरो खींचा था पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इधर क्या लिखूं बोलें? बैलेंस एज ऑन 2 साल पुराना बैलेंस आप बताएंगे तो 2 साल की बन जाएगी। 30 जून 14, 30 जून 13, 30 जून 13 लिखने, 30 जून 13 लिख दें, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। 30 जून 13 लिखने में जाने दो यार, लोग कंफर्टेबल फील करेंगे, जाने दो। यकम जुलाई 13 के कोई आपने तीर नहीं मारना यकम जुलाई 13 लिख के। खैर है, चलें जी, 30 जून 13 हो गया, प्रेफरेबल है यकम जुलाई 13 लिखें, लेकिन अभी समझने के लिए 30 जून 13। लेकिन यार ये ना मेरे ख्याल से एक दफ़ा और लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि शायद कोई गलती हो इसमें, इसलिए हमें एक दफ़ा और लिखना पड़ेगा। बैलेंस एज ऑन 30 जून 13। अच्छा, इसके बाद प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी और क्या आ जाएगा? बैलेंस एज ऑन 30 जून 14। और इसके बाद क्या आ जाएगा जी? बैलेंस एज ऑन 30 जून 15। डन। अच्छा, ये तो मैंने आप फॉर्मेट बना लिया। यार माशाल्लाह आप बड़े हो गए हुए हैं। इधर क्या लिखूं? वंडर लिमिटेड ने आपको P&L और बैलेंस शीट अपना बना के दे दिया 2 सालों का। इधर क्या लिखूं? इधर लिखें 30 जून। आसान चीज पूछ रहा होता हूं, आप जरा इधर क्या लिखें? 30 जून। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस मैंने बनाना नहीं, मैं सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग से खेलना है। मुझे ये बताएं, ये 30 जून 14 है, ये 30 जून 15 है, ये रिटेन्ड अर्निंग है? ये रिटेन्ड ये रिटेन्ड अर्निंग है। रखते हैं इधर 30 जून 14, 30 जून 15। देखिएगा इधर 30 जून 14, 30 जून 15। मेरे इस हाथ में क्या, इस उंगली में क्या है? 166 और इसमें 10। ये ऊपर नहीं लिखेंगे तो परेशान रहेंगे पेपर में, चुप रहे। 166 और 10 ये बैलेंसेस। लेकिन मोहतरम इससे होगा पता है क्या, कि अगर यही बैलेंसेस मैंने उठाने हैं तो फिर एडजस्टमेंट्स करने का क्या फ़ायदा है? तो मुझे कोई तरीका बता दें कि मुझे ये दोनों बैलेंसेस नहीं चाहिए, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है। तो कंसोलिडेशन में या कहीं भी रिटेन्ड अर्निंग टी काउंट फॉर्म में या रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट फॉर्म में बनानी आती है? मुझे आप बता के दे सकते हैं कोई बंदा भी कि मेरा 30 जून 13 का रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस कोई निकाल के दे सकता है? मेरा दिल चाह रहा है मैं वहां से स्टार्ट करूं, 2 साल पुराने से शुरू करते हैं। मुझे जरा निकाल के बताएं कितना बैलेंस है। ये नीचे प्रॉफिट पड़े हुए हैं, अगर आप यूज करना चाहें, प्रॉफिट पड़े हुए हैं अगर आप यूज करना चाहें, बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं है, सादा सी चीज है।
अनएडजस्टेड फिगर से खेलना है। रिटेन्ड अर्निंग भाईजान, ये किस दिन की रिटेन्ड अर्निंग हो गई? 30 जून 14 की। कितनी? रिटेन्ड अर्निंग कम रिडक्शन जैसा काउंट होता है। 30 जून 13 14 की हो गई। मुझे किस दिन की चाहिए सर? आप यकम जुलाई 13 लिख लेता हूँ यार, स्लैश डाल के। आपको अच्छा लग रहा है यकम जुलाई 13, यकम जुलाई 13 लिखवा लो, स्लैश डाल के मैंने यकम जुलाई 13 लिख दिया। बीडी डन हो गया। अब मुझे बताएं भाईजान, इसके दरमियान किस साल का प्रॉफिट आता है? 30 जून 14 के साल का आता है ना, 30 जून 14 का प्रॉफिट आता है। तो प्रॉफिट डालें 78 और ब्रॉड डाउन क्या निकाल लें? कितना? 30। तो ये भी होता था जब आईएएस सेट होता था कि ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग कभी मिसिंग होती थी, तो क्लोजिंग में प्रॉफिट माइनस किया, ओपनिंग आ गई। जिस तरह ओपनिंग कम रिडक्शन मिसिंग है, इसी तरह ये मिसिंग थी। तो कल के सवाल में अल्लाह का शुक्र है गिवन थी, पिछली से पिछली क्लास में जो हमने सवाल किया था उसमें गिवन थी, इसमें हमें निकालनी पड़ गई। ये बताया करो ना यार। तो 30 जून 14 का कैरी डाउन, 30 जून 14 का प्रॉफिट डाला, तो यकम जुलाई 13 का ब्रॉड डाउन आ गया। डन जी। अब इस फिगर को यूज कर लें। एंट्रीज अल्लाह का शुक्र है आपने मुझे पोस्ट करवानी है, एंट्रीज की मुझे टेंशन नहीं। इस फिगर ने थोड़ा सा तंग किया था। कितनी निकली है? 30। एंट्रीज आपने मुझे पोस्ट करवानी है। बोले 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 15 से शुरू करते हैं। 15 की गलतियां, ये रेक्टिफाइंग एंट्रीज हैं अल्लाह का शुक्र है। 15 की गलतियां 15 में सही करेंगे। तो इधर किस साल का पैट लिख दूं? बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बताएं, किस साल का पैट डालूंगा तो क्लोजिंग अर्निंग आ जाएंगी? 15 का पैट डालूंगा। अनएडजस्टेड ना बताओ अभी, कल भी मुझे याद है मैंने अनएडजस्टेड एंड पे लिख लिया था। अनएडजस्टेड की टेंशन नहीं। किस साल का पैट डालेंगे? 14 का पैट डालेंगे। किसी साल का पैट डालने की जरूरत नहीं है। द रीजन इज कि इसमें तो सेम डेट पे खड़े हैं, सिर्फ गलतियां सही करनी है। ओके, अब 15 की गलतियां 15 में सही कराएं। मोहतरम, अब दोबारा थोड़ा थोड़ा सोचना है। पहले मैंने खर्चों का इंपैक्ट टैक्स पे सोचा था, अब मैंने खर्चों का और टैक्स का इंपैक्ट प्रॉफिट पे सोचना है। खर्चों का और टैक्स का इंपैक्ट प्रॉफिट पे सोचना है। असल में असूल ये होता है कि उठा किसे ला रहे हैं और लाने कहां लगे हैं। खर्चे 15 का साल है, खर्चे कम होने से नहीं, अब सवाल की तरफ क्यों देख रहे हो? खर्चे कम होने से, अच्छा अभी इस एंट्री की इधर पोस्टिंग सीख लें, ये इंशाल्लाह मैं 1-2 मिनट दोबारा रिवाइज करा देता हूं, इसकी टेंशन है। एंट्री की पोस्टिंग सीख लें। खर्चे कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। खर्च अब छोड़ दें ये टैक्स है या दुनिया का जो भी खर्चा है तो खर्चा ना, बस खर्चे बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाता है। चलें जी, इस साल पोस्ट हो गया। अब कौन सा साल लें? 14। चलें जी, आपको ट्राई करें 14 और इधर भी प्रायर ईयर एरर। इसको हिलाओ ना, बस उधर रखो।
चलें जी, खर्चे कम करने से प्रॉफिट, खर्चे बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाता है। 15 की गलतियां किस साल सही कर दें? 15 में। इसके साथ 15 लिखना चाहिए था मुझे। 15 की गलतियां 15 में, 14 की गलतियां 14 में, और पुरानी सारे सालों की गलतियां, जब कभी आईएएस सेट होता था 10-10 साल की गलतियां होती थी, पुराने सारे सालों की गलतियां इस वाली में। ये थोड़ा सा मजे की जिसमें 2-3 चीजें हैं। खर्चे बढ़ने से, थोड़ी सी स्किल आपकी माइंड की ना यहां इस्तेमाल हुआ करेगी, और थोड़ी सी फिर इस इंटरेस्ट को प्रॉफिट में। कितना मजे का होता था ये सेट। खर्चे बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है। इसमें कोई फिगर लिखने की जरूरत नहीं, अनएडजस्टेड आनी कोई नहीं। खर्चे कम होने से प्रॉफिट, खर्चे कम हो रहे हैं, कम, खर्चे कम होने से प्रॉफिट बढ़ता। डन जी, बस खत्म। नेगेटिव 13। अच्छा यार, ये गलत प्रॉफिट जो है ना, पैट, दोनों हमें उठाने पड़ेंगे। गलत पैट, हाँ, 58 और 78। यार पॉज करोगे तो मसला तो नहीं होगा कोई? चलो करो। अनएडजस्टेड फिगर्स, अनएडजस्टेड फिगर्स 58, 78, 78 और 58। चलें जी, खत्म करें बस बात। उधर लास्ट पे रख दो। 79.4, 50, 96.4, 59.4, 155.8। रिस्टेटेड का मैं लफ्ज़ लिखने लगाऊं, लेकिन मैं पहले एक और चीज़ पूछने लगाऊं। येलो शर्ट वाले भाई खड़े हो। डिविडेंड यहाँ कौन से आने हैं इन दोनों उंगलियों के दरमियान? यार तू बड़ा चंगा है, कितना चंगा है यार। बंदा कहते पिछले साल का फाइनल, इस साल का इंटरिम। ओ भाईजान अब वसूल नहीं बताना, मैं तू बता किस साल का नाम बता। 30 जून छोड़, बस 14 या 15 बता। एक्सलेंट। 14 का फाइनल इधर आएगा इन दोनों के दरमियान उंगलियों के, और 15 का चाहे कैश हो चाहे बोनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और खड़े रहो। ये 13, एक्सेलेंट। 13 का फाइनल और 14 का इंटरिम। ठीक है जी, बैठ जाओ। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट झाड़ के मंगवाई वाली बात याद है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पहली दफा जा रही है ना यूजर्स के पास, तो ये कुछ पहुंची नहीं हुई कि इनके साथ रीस्टेटेड लिखूं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पहली दफा जा रही हैं, ये पैट और इसकी अर्निंग। इधर से शुरू करें। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स के घर पड़ी होंगी। अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर के घर पड़ी होंगी तो इस प्रॉफिट की वजह से ये फिगर बदल चुकी है। अब इसके साथ क्या लिखूं? रीस्टेटेड। ये प्रॉफिट यूजर के पिछले साल का मैंने 78 बताया था, ये भी बदल चुका है। इसके साथ भी क्या लिखें? रीस्टेटेड। और आखिर में इसके साथ भी रीस्टेटेड। 3 जगह रीस्टेटेड आएगा, लेकिन एक जगह स्किप भी हो सकता है ना। इधर देखें, अगर ये ऊपर वाली 2 लाइनें हो ही ना, अगर ऊपर वाली 2 लाइनें हैं ही नहीं तो फिर रीस्टेटेड क्यों आना है? अच्छा यार, अब जो मेरी एक्सपेक्टेशन है ना वो ये है कि आपको ये एडजस्टमेंट
या तो वैसे इसका भी चांस नहीं है कि ये इस तरह की एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट के सवाल में आ जाए, क्योंकि जब आई सेट होता था तब भी फाइनल अकाउंट के सवाल में नहीं आती थी। छोड़ दें, चले क्या करने लगा, इस एडजस्टमेंट को फाइनल अकाउंट के सवाल में आ जाए, इसका तो चांस इतना नहीं है। लेकिन ये एडजस्टमेंट स्टेटमेंट चेन इक्विटी बनाने में आ जाए और वो 2 साल की बनानी पड़े आपको, तो फिर इस एडजस्टमेंट को आप टैकल कर लेंगे। पिछली क्लास में भी इसी तरह की एडजस्टमेंट की थी, इस क्लास में भी इसी तरह की एडजस्टमेंट किया है। बिल फर्ज फाइनल अकाउंट का सवाल आ जाए यार, फाइनल अकाउंट के सवाल में ना सिर्फ एक, फाइनल अकाउंट के सवाल में सिर्फ एक, सिर्फ और सिर्फ फाइनल अकाउंट के सवाल के अंदर जो है वो 1 साल की स्टेटमेंट चेन इक्विटी बनती है। इसलिए फाइनल अकाउंट के सवाल में अगर ये एडजस्टमेंट आ जाए, एक तो ना सवाल की रिक्वायरमेंट क्या बनाए, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, फिर तो इस तरह पोस्ट करेंगे। अगर फाइनल अकाउंट के सवाल में ये एडजस्टमेंट आ जाए तो फिर आपने इसको कैसे डील करना है, सारे देखते रहें ऊपर, मैं आपको करवा चुका हुआ हूं पहले ये एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट के सवाल में। डेप्रीसिएशन को मैंने क्या करना है, डेप्रीसिएशन को मैंने क्या करना है, कम करना है। फाइनल अकाउंट के सवाल में बताने लगा हूं। और डेफर टैक्स को मैंने 0.6 से बढ़ाना है, डेफर टैक्स को 0.6 से। मैं P&L के मुंह पे पोस्ट कर रहा हूं, मुझे पता है डेफर टैक्स बढ़ाने से प्रॉफिट कम हो जाता है, लेकिन P&L के मुंह पे पोस्ट कर रहा हूं। लेकिन मुझे ये याद है कि एक सवाल में ना पिछले साल की सेल ऑन रिटर्न थी, पिछले साल की सेल ऑन रिटर्न थी जो गलत हो गई थी। तो भाई उस सवाल में मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया था कि फाइनल अकाउंट के सवाल में तो 1 साल की स्टेटमेंट चेन इक्विटी बनती है, क्योंकि पेपर में तो आपको 2 साल का डाटा नहीं देता, सूली तौर पे दे दे तो बनाएंगे, लेकिन पेपर में तो 1 ही साल की स्टेटमेंट इक्विटी का डाटा देता है। तो अगर फाइनल अकाउंट के सवाल के अंदर ये आ जाए तो मोहतरम फिर आपको पता है हमारी मजबूरी है, हम शुरू कहां से करेंगे, जरा बता दें हम शुरू कहां से करेंगे। अगर 1 साल का सवाल हो तो शुरू कहां से करेंगे? नहीं 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 नहीं, फाइनल अकाउंट के सवाल में 1 साल का सवाल आता है, अगर 2 का आ जाए तो सवाल बताएगा, वरना 1 साल। फाइनल अकाउंट के सवाल में स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी आपको पता है सारी क्लासों में हमने कितने साल की बनाई है, 1 साल की बनाई है। जब फुल फ्लैश फाइनल अकाउंट का सवाल, जब फुल फ्लैश स्टेटमेंट चेन इक्विटी का सवाल आए फिर तो 2 का डाटा भी देगा आपको, फिर तो 2 का डाटा भी देगा। अभी तो 2 का डाटा नहीं, अभी तो फाइनल अकाउंट के सवाल में आपको पता है 1 ही स्टेटमेंट चेन इक्विटी आती थी। तो एक एडजस्टमेंट में करने लगा हूं जिससे आपको ये बात याद आ जाएगी। ये हो गया 30 जून 14। अब यहां पे मुझे याद है मैंने इफेक्ट ऑफ एरर करेक्ट किया था, सेल ऑन रिटर्न वाली एक एडजस्टमेंट थी, ये कितने लोगों को याद आ रहा है? इफेक्ट ऑफ एरर करेक्ट किया था। लेकिन अब बता दें 15 की गलती तो ये सही हो गई, अब मेरी कौन सी गलती सही करने वाली रह गई है? पुरानी सारी, वो कहां डालूं? इस साल के P&L में या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, कैलकुलेटर पकड़ें, खर्चा बढ़ -20 लिखें, खर्चा कम हो रहा है, खर्चे का अर्निंग पे इंपैक्ट सोचना है, +1.5, खर्चा कम हो रहा है तो अर्निंग बढ़ेगी +5.55। इसके बाद खर्चा कम हो रहा है, खर्चे और ना छिक्के रकम, खर्चा कम हो रहा है, इससे प्रॉफिट बढ़ेगा +2। अगर किसी को ज्यादा मसला है तो मैं काट के रिटेन अर्निंग कर देता हूं, अगर किसी को ज्यादा मसला है, मुझे याद है फॉर दैट पर्पस मैंने इसको काट के क्या कर दिया था, रिटेन अर्निंग, लेकिन सिर्फ खर्चों को और इनको एसेट्स लायबिलिटीज को नहीं, इनको काट के क्या कर दिया था, रिटेन अर्निंग। जी ओवरऑल यहां तक पहुंच गए थे, मैंने कहा था +2 लिखें और -0.6, 11.55। ये क्या चक्कर है कि यहां मैंने 13 की एडजस्टमेंट डाली और यहां आपने मुझे 11.55 की डलवाई। ये 1 साल की स्टेटमेंट ऑफ, तो 99% चांस है कि आपको पेपर में 2 सालों की स्टेटमेंट चेन इक्विटी नहीं आएगी। और आपको ये एडजस्टमेंट अगर फाइनल अकाउंट के सवाल में आ जाए तो फाइनल अकाउंट के सवाल में आपने इस एडजस्टमेंट को ऐसे पोस्ट करना है। ये फिगर सही नहीं आ रही, कोई मसला नहीं, ओहो यार बी रिलैक्स, 1 मिनट लगेगा, क्या हो गया? खर्चे बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाता है, खर्चे कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है,
खर्चे कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है, खर्चे बढ़ने से, खर्चे कम होने से प्रॉफिट, खर्चे बढ़ने से प्रॉफिट 11 पॉइंट प्लस माइनस किस कॉलम में, रिटेन्ड अर्निंग। तो ये ना फाइनल अकाउंट के सवाल में पोस्टिंग कर लें। इसकी रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको इधर डालनी है ना, वो जब नोट्स अपलोड करूंगा सिर्फ यही डालूंगा, रिटेन्ड अर्निंग 2 साल की बना दें। ये अपनी तरफ से फाइनल अकाउंट के सवाल में इसकी पोस्टिंग सीख लें। तो फाइनल अकाउंट के सवाल में क्या करेंगे, देखें फॉर द ईयर को फॉर द ईयर में सही, और पुराने सारे को ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में। सवाल की रिक्वायरमेंट्स में सारी काट रहा हूं। सवाल की रिक्वायरमेंट हमारी सिर्फ ये है कि आप क्या बना दें, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी उधर रखें। आप इनके साथ हैं? अच्छा अच्छा, किधर है फाइनल अकाउंट, किधर है, पीछे रह गया। इधर ले आए भाई, दिल पे पत्थर रखें और मुझे ये अब हमें क्वेश्चन अगर मिल गया है जो मैंने आपसे बात की है, दिल पे पत्थर रखें। और अगर मैं कहूँ 1 से 2 नंबर का MCQ आता है तो उसके लिए कितना टाइम लगा देना चाहिए, पता नहीं 10 मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। 1 से 2 नंबर का MCQ आता है और अनलकीली ये रट्टा मारना पड़ता है। एक शेड्यूल है, बड़े रिदम से बनाया हुआ है ताकि आपके लिए रट्टा मारना आसान हो जाए। ये ना फाइनल, ओहो यार वॉल्यूम 1 है, ये वॉल्यूम 2 है, नहीं फाइनल अकाउंट है ना, फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट है, वॉल्यूम 2 में है फाइनल अकाउंट। ओके गुड, एक्सेलेंट। अच्छा, मैं थर्ड शेड्यूल का लफ्ज़ ऊपर नहीं पढ़ा, थर्ड शेड्यूल का लफ्ज़ मेरे लिए अभी रेलेवेंट नहीं है। बड़ी कंपनी, दरमियानी कंपनी, छोटी कंपनी, बोलें जी, बड़ी कंपनी, दरमियानी कंपनी, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, दरमियानी कंपनी, छोटी कंपनी। थोड़ा सा फोकस करेंगे ना, कोशिश करें इधर ही याद हो जाए चीज़ें, ऐसे फिर कहाँ टाइम निकालेंगे। बड़ी कंपनी, दरमियानी कंपनी, छोटी कंपनी। फिर कुछ और कैटेगराइजेशंस भी हैं, पब्लिक अनलिस्टेड, प्राइवेट और फॉरेन कंपनी। बड़ी कंपनी लार्ज स्केल कंपनी या लार्ज साइज कंपनी। बड़ी कंपनी कौन होती है? जिसका सरमाया 200 मिलियन या उससे, जिसकी सेल 1 बिलियन या उससे, जिसके एम्प्लॉइज ये ना कंपनी लॉ का शेड्यूल है एक, ये स्टैंडर्ड में नहीं दिया होगा, जिसके एम्प्लॉइज 750 या उससे, ये कौन सी होगी? बड़ी कंपनी। अभी आपने ना छोटी देखनी है, दरमियानी फिर बीच में खुद ही आ जाएगी। छोटी, छोटी कंपनी पब्लिक में, इधर आना पड़ेगा ना मुझे, पब्लिक में छोटी का तसव्वुर नहीं है, पब्लिक कंपनी छोटी नहीं हो सकती। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी जो है या बड़ी हो सकती है या दरमियानी हो सकती है, छोटी नहीं हो सकती। ठीक है जी। मीडियम साइज कंपनी, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ये तीनों याद हो गए हैं। इसको उल्टा कर दें, इसको उल्टा कर दें, बराबर वाले इधर आ गए, कम वाले इधर आ गए। फिगर्स 200,
नहीं 200 हजार मिलियन, हजार मिलियन इस तरह करें ना, 200 मिलियन, हजार मिलियन नहीं, 750 मिलियन एम्प्लॉइज, पता नहीं वो तो बिल गेट के भी नहीं होंगे, 750 मिलियन एम्प्लॉइज तो बिल गेट के भी नहीं होंगे, 750 कर लो, 750। अच्छा, अब कौन सी कंपनी आ गई? प्राइवेट। नहीं ये मैंने नहीं पढ़ाना, पहले आसान चीज, फॉरेन कंपनी, इसकी सेल 1 बिलियन से ज्यादा या 1 बिलियन से कम। बिलियन, 1 बिलियन वही होता है 1000 मिलियन, ठीक है जी। बड़ी कंपनी के ना हम, फॉरेन कंपनी के हम एम्प्लॉइज नहीं देखते, फॉरेन कंपनी का कैपिटल भी नहीं देखते। फॉरेन कंपनी या बड़ी होती है या दरमियानी होती है, किस बेस पे डिसाइड होती है? टर्नओवर की बेस पे। अब एमसीक्यूज इससे ना 10-12 आई के अपने डाले में अपनी किताब में, और पास पेपर में भी आ जाते हैं एमसीक्यूज। और कौन सी कंपनी जी? प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में ओ सेम हो गया, ये वाला इधर आ गया। अच्छा, अब भाईजान इधर पहले छोटी समझे, 200 मिलियन तो 10 मिलियन, 200 तो 10, 1000, 100, 750, 250, चलें याद कर लें, 200, 10, 1000, 100, 750, 200, 250, डन। दरमियानी अब याद करने की जरूरत नहीं, क्यों? जो इनके दरमियान में आ जाएगी, 10 या 200, 100 या और 250 से 750, ठीक है। अच्छा यार, एक बड़ी टेक्निकल चीज है इसमें मोहतरम, एक बड़ी टेक्निकल चीज है, ये तीनों शराइत पूरी होनी जरूरी है, ये तीनों, ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये तीनों क्यों मैं बोल रहा हूं। एक कंपनी है, वो कहती है मेरे 300 एम्प्लॉइज हैं, मेरी 200 मिलियन सेल है, लेकिन मेरा कैपिटल जो है, मेरा कैपिटल 210 मिलियन है। एक्सेलेंट, ये लार्ज में आ जाएगी ना, लार्ज में आ जाएगी। आई रिपीट, एक कंपनी कहती है मेरे 300 एम्प्लॉइज हैं, 200 मिलियन मेरी सेल है, बिल्कुल हमें अभी तक लग रही थी मीडियम साइज कंपनी, बट मेरा कैपिटल 210 मिलियन है। ओ भाईजान, 210 मिलियन तेरा कैपिटल है, पीछे क्या रह गया? तो कितनी बड़ी कंपनी है ये। इनमें से और लिखा हुआ है ना, इनमें से एक भी शूट अप कर जाए तो नीचे जाने की जरूरत नहीं है। अगर एम्प्लॉय आपके 751 है तो यू आर कॉल्ड एज डन जी। एनी क्वेश्चन? क्लियर? अच्छा, ये मोहतरम एक कॉन्सेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 2, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज, जिनमें पब्लिक का इंटरेस्ट है। पब्लिक इंटरेस्ट, ये लफ्ज याद कर लें, पब्लिक इंटरेस्ट, ये नाम कोई नहीं याद करने, ये बस एक दफा पढ़ लें, इंशाल्लाह पेपर में खुद ही याद आ जाएंगे। पब्लिक सेक्टर कंपनी, यूटिलिटीज कंपनी, वापडा वगैरह, पढ़ते नहीं, दोबारा कहाँ आपने पढ़ने हैं। होल्डिंग एसेट्स इन फिडरेटरी कैपेसिटी फॉर अ बोर्ड, कोई किसी इदारे का नाम बताएं। होल्डिंग एसेट्स इन लॉ कैपेसिटी फॉर अ ब्रॉड ग्रुप ऑफ आउटसाइडर्स सच एज banks, insurance companies, securities dealers, mutual fund, having such number of members holding ordinary shares, holding assets exceeding such value as may be notified। ये कोई 4-5 नाम है, इनको क्या कहते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। इसको जरा छोड़ दें, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज। आखिर में आ गई जी नॉन प्रॉफिट इदारे। कौन से? नॉन लिस्टेड लाइसेंस अंडर सेक्शन 42, सेक्शन 45 ऑफ द एक्ट, हैविंग एनुअल सेल या ग्रांट्स, इनकम, सब्सिडी, डोनेशन इंक्लूडिंग अदर इनकम ऑफ। अगर किसी नॉन प्रॉफिट इदारे का 200 मिलियन या उससे ऊपर डोनेशन है तो उसकी अलग मैं बात करूंगा, और 200 मिलियन से कम है तो उसकी बात अलग करूंगा। क्लियर? अब क्लासिफिकेशंस कितनी बन गई? एक तो पब्लिक अनलिस्टेड, दूसरा प्राइवेट, और तीसरा फॉरेन। लार्ज साइज, मीडियम साइज और स्मॉल साइज। एक बन गई पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज और एक बन गई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अब इनका करना क्या है?
अब इनका करना क्या है, एक कंपनी मैंने आपको मिस करा दी है बीच में, लिस्टेड कंपनी, क्योंकि ऊपर कौन सी लिखी हुई थी, पब्लिक। अब ये कौन सी कंपनी मिस कराई है, लिस्टेड कंपनी। सारी कंपनीज पर 5th शेड्यूल लगेगा सिवाय लिस्टेड कंपनी के, जिस पर क्या लगेगा, 4th शेड्यूल। सारी कंपनीज पर 5th शेड्यूल लगेगा सिवाय एक कंपनी के जिसका लिस्टेड कंपनी नाम है, जिस पे कौन सा शेड्यूल लगेगा, 4th शेड्यूल। सर ये क्या है सर, 4th शेड्यूल, 5th शेड्यूल, ये फिर किसी दिन 5-10 मिनट में देख लेंगे। वो जो डिस्क्लोजर्स हमने पढ़े थे ना, वहां जगह जगह लिखा होता था दिस इज एप्लीकेबल ऑन 4th शेड्यूल, किसी को याद आ रहा हो, दिस इज एप्लीकेबल ऑन 5th शेड्यूल। तो 5th शेड्यूल वालों के लिए डिस्क्लोजर ज्यादा नहीं है और 4th शेड्यूल वालों के लिए थोड़े डिस्क्लोजर। ये खुद 3rd शेड्यूल है, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका अपना नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, क्लासिफिकेशन ऑफ, ये खुद 3rd शेड्यूल है। इसका काम क्या है, बताना कि किन पे 4th लगता है, और छोटी छोटी चीजें और याद करनी पड़ेंगी। लिस्टेड कंपनीज पे लगती है IFRS। लिस्टेड कंपनीज पे क्या लगते हैं, नॉन लिस्टेड कंपनीज वो जो पब्लिक इंटरेस्ट हैं, जिन पे पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, ये वाली नॉन लिस्टेड नहीं, ये वाली नॉन लिस्टेड नहीं। नॉन लिस्टेड कौन सी, ये ऐसे ऐसे खींच लें, ये वाली नॉन लिस्टेड जिनमें पब्लिक का फायदा है, ये वाली सारी नॉन लिस्टेड। इन्होंने भी क्या लगाना है अपने ऊपर, IFRS, इन्होंने भी अपने ऊपर, लेकिन शेड्यूल मैंने आपको बता दिया सबका 5th ही है। चलें 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 आगे, हिम्मत। ये जो लार्ज साइज कंपनीज को डोनेशन मिल रही है, इन्होंने अपने ऊपर क्या लगाने हैं, और इनके लिए कोई छोटे मोटे स्टैंडर्ड, यार ये कौन बातें कर रहा है, और इनके लिए छोटे मोटे स्टैंडर्ड बने हुए हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने मीडियम साइज्ड कंपनीज, ये लार्ज साइज हो गई, ये इधर भी छोटी का तस्वर, इन्होंने अपने ऊपर क्या लगाने हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और इनके साथ IFRS ने लिखा हुआ, IFRS ने लिखा हुआ। इन पे भी कौन सा शेड्यूल लगना है, 5th, इन पे भी 5th। अच्छा, इसके बाद ये जो ऊपर वाली सारी हैं, ऊपर वाली सारी हैं, इनमें ये मैं 1 मिनट देख लूं, इसको फिल आउट कर लूं। आप मीनवाइल ऐसा करें, आप MCQ करें, ये सफ़ा सामने रख के आप 2-3 MCQs करें, खोलें 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 MCQs, ताकि अभी ये आपको, हाँ फाइनल अकाउंट के पेज नंबर 350 यार, 350। MCQ नंबर 8, 9, 10 कर दें, MCQ नंबर 8, 9, 10 कर दें, और मेरी तरफ में देखिएगा मैं जो भी कर रहा हूं, MCQ नंबर 8, 9, 10 कर दें, साथ साथ बुक खोल के। जी भाई, पेज कौन से किताब का, MCQ उसका 351।
हो गया, ये तीनों हो गए। 351 पहला कौन सा था? 8। आप प्राइवेट कंपनी, अब तरीका देखें सारा। आप प्राइवेट कंपनी, यहां जो मैं इधर मेरा हाथ है। आप प्राइवेट कंपनी हैज पेड अप कैपिटल ऑफ 80, सेल ऑफ 900 एंड एम्प्लॉइज ऑफ 500। चलें याद कर लेते हैं। 80, 900, 525। 80, 900, 525। 80, 900, कोई भूल भुलैया तो नहीं है? हो जाएगा 80, 900 और 525। बता दें ये क्या बन गई? मीडियम साइज कंपनी। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, इसमें थोड़ी एहतियात करनी है, एक गलती का चांस है। देखें इधर, पब्लिक अनलिस्टेड ना भाई, ये वाली भी है, लेकिन इसके साथ लिखा होगा पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी या ये वाला नॉन लिस्टेड ही है ये भी, तो ये थोड़ी सी एक कंफ्यूजिंग चीज़ है। अगर कभी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी के साथ नॉन लिस्टेड लिखा हो तो ये वाली हैं, ये 1 2 3 होना चाहिए था मादर। अच्छा ये वाली हैं, लेकिन हमारी अल्लाह का शुक्र है कौन सी वाली है इस वक्त? कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये वाली है पब्लिक अनलिस्टेड। 80, 1200 और 225। अच्छा वो तेरी है 80, 1200 और 225। 80, 1200, 225। जल्दी जल्दी 80, इधर तो नहीं हो सका ना 1200। 80, 1200, 225। इन तीनों के दरमियान एंड है मेरे भाई, तो इन तीनों में असल में ना लॉजिक देखें ना, तीनों में से एक चीज भी बढ़ जाए ना तो वो किस में आ जाएगी? लार्ज में। तीनों में से एक चीज भी बढ़ जाए वो लार्ज में आ जाएगी। डन। अगला कौन सा था? फॉरेन। ओहो, और ड्रामे। फॉरेन कंपनी में तो हमें दीवाना बना रहा है। फॉरेन कंपनी में फारक कर, सिर्फ क्या देखनी है हमने? सेल देखनी है। फॉरेन कंपनी की सेल 900, तो 900 की वजह से मीडियम साइज हो गई। अच्छा, पिछली दफ़ा ना असल में मैंने ये डायग्राम कलरफुल फॉर्म में दी थी, इस दफ़ा ये कलरफुल फॉर्म में नहीं दी, जिसकी वजह से एक छोटी सी डेफिशिएंसी रह गई है, उसको आपने पूरा करना है। देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 डब्बे हैं ना, 6 यार, जिसको LSC और ये भी कह सकते हैं ना, कौन कौन से डब्बे? 1 2 3 4 5 6। 6 डब्बों के लिए ये ऊपर वाली लाइन है, ये मैं दिखाता हूं। 6 डब्बों के लिए ये वाली लाइन है IFRS वाली और 5th शेड्यूल वाली। बाकी दो बाकी एक कौन सी बच गई? स्मॉल साइज। और स्मॉल साइज को क्या IFRS लगवाने हैं? उसे तो अपना नहीं पता। स्मॉल साइज कंपनी को क्या कहना है IFRS की मोटी बुक? उसने स्मॉल साइज कंपनी से अपने एम्प्लॉयज नहीं संभाले जाते, उसने IFRS लगाने हैं। तो स्मॉल साइज के लिए, स्मॉल साइज का 7 लिख दूं और ये 7 हो गया। डन। ओके, अब मैं आपसे ऐसे सवाल भी पूछने लगा हूं जिसमें आपने मुझे बताना है क्या क्या लगेगा। अब ये छोटी छोटी चीजें पहले याद कर लें। पहले मुझे बताएं 4th शेड्यूल कहां लगना है? सारी कंपनीज पे 5th लगना है सिवाय एक लिस्टेड कंपनी पे, लेकिन नॉन लिस्टेड ये वाली पे भी 5th ही लगना है। सब पे 4th लगना नहीं, सब पे 5th लगना है, इन पे सिर्फ 4th लगना है। अगली बात, अब तरतीब से बताएं। अगली बात, इन पे मैं शेड्यूल नहीं पूछ रहा, अब स्टैंडर्ड्स पूछ रहा हूं। इन पे क्या लगना है? IFRS। शेड्यूल छोड़ें, वो तो आपको पता है, सब पे 5th लगना है। इस पे रिवाइज्ड, ये याद करना पड़ेगा, रिवाइज्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पाकिस्तान में छोटे मोटे बने हुए हैं, फॉर स्मॉल साइज एंटिटीज होगा शायद, ये तो कंपनी है ना लफ्ज, स्मॉल साइज एंटिटीज। डन। अच्छा, और इन पे क्या लगने हैं? IFRS। इन पे IFRS। और ये जो नॉन प्रॉफिट इदारे छोटे मोटे निकले होते हैं, ईदी वेलफेयर ट्रस्ट वगैरह, इन पे अगर बड़े हैं LSC तो IFRS, अगर MSC है मीडियम साइज ने। आने दें सवाल एक दो, खत्म करें फिर बस क्लास। सवाल एक दो और आने दें। ये कि किधर हो? हाँ, ये MCQ 5 ट्राई करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेबल टू नॉन लिस्टेड लार्ज साइज पाकिस्तानी कंपनी? नॉन लिस्टेड लार्ज साइज नहीं मिलनी है अब आपको, ढूंढने। नॉन लिस्टेड लार्ज साइज नो। हाँ ओ भाई प्लीज ऐसा ना कहें, नॉन लिस्टेड ये पब्लिक इंटरेस्ट है।
नॉन लिस्टेड पब्लिक इंटरेस्ट नहीं कह रहा मैं, क्या कह रहा है वो, नॉन लिस्टेड लार्ज साइज, नॉन लिस्टेड लार्ज साइज, इसकी बात करने लगे। सवाल क्या पूछे इसने, इस पे कौन सा स्टैंडर्ड लगता है और कौन सा शेड्यूल। पहले हम जरा अपनी तैयारी करके चले जाते हैं। ये वाली है 1, तो 1 से लेके 6 वालों पे हमने IFRS लगाने और 5th शेड्यूल लगाना। तो कौन सी ऑप्शन टिक करें, IFRS और 5th शेड्यूल। ठीक है, अब बस 5-7 मिनट निकालिएगा। 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, हाँ बस ये 10 तक, ये 10 तक ये हो गया ना, हो गया, बस हो गया आपसे। अच्छा ठीक है जी, इंशाल्लाह अब हमारी 2 क्लासेस होगी 6 घंटे की, मे बी मैं उनको 3-3 घंटों में अपलोड करूँ, वो मैं देख के आपको इंशाल्लाह बता दूंगा, अगले हफ्ते से शुरू होंगी। उसमें कुछ पिछले टॉपिक्स होंगे, कुछ लीज़ की आधे घंटे की थ्योरी रहती है, कंसोलिडेशन की कोई 1 घंटे की थ्योरी रहती है, वो भी MCQs कवर करने के लिए, लेकिन लीज़ की थ्योरी जो है आधे घंटे की, उसमें से 2-3-4 नंबर का सवाल भी कभी कभी आ रहा है। ठीक है यार, क्लोज करो।